साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हरिशंकर परसाई हिंदी के सबसे समर्थ व्यंग्यकार हैं। पैनी दृष्टि और चुटीली भाषा उनके अचूक औजार हैं। जीवन, समाज और राजनीति में व्याप्त सभी बीमारियों और बुराइयों की पहचान वे किसी कुशल सर्जन की तरह करते हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी एक व्यंग्य कथा, चुनाव के ये अनंत आशावान। चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। अब मातम पुरसी का काम ही रह गया है। इतने बड़े बड़े हारे हैं कि मुझ जैसे की हिम्मत मातम पुरसी की भी नहीं होती। मैंने एक बड़े की हार पर दुख प्रकट करते हुए चिट्ठी लिखी थी। जवाब में उनके सचिव ने लिखा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि साहब की हार पर दुखी होते हो। साहब का कहना है कि उनकी हार पर दुख मनाना उनका अपमान है। वे क्या इसीलिए हारे हैं कि तुम जैसे टुच्चे आदमी दुखी होते फिरे? बड़े की हार पर छोटे आदमी को दुख होने का कोई हक नहीं। साहब आगे भी हारेंगे, पर तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर तुम दुखी हुए तो तुम पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। बड़ी अजब स्थिति है। दुखी होना चाहता हूँ, पर दुखी होने का मुझे अधिकार ही नहीं है। मुझे लगता है समाजवाद इसी को कहते हैं कि बड़े की हार पर बड़ा दुखी हो और छोटे की हार पर छोटा। हार के मामले में वर्ग संघर्ष खत्म हो गया। मैं अब किसी की हार पर दुख की चिट्ठी नहीं लिखूंगा, पर जो आसपास ही बैठे हैं उनके प्रति तो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। चिट्ठी में मातम पुरसी करना आसान है। मैं हंसते हंसते भी दुख प्रकट कर सकता हूँ, पर प्रत्यक्ष मातम पुरसी कठिन काम है। मुझे उनकी हार पर हंसी आ रही है, पर जब वे सामने पड़ जाएं तो मुझे चेहरा ऐसे बना लेना चाहिए कि जैसे उनकी हार नहीं हुई, मेरे पिता की सुबह ही मृत्यु हुई है। इतना अपने से नहीं सधता। प्रत्यक्ष मातम पुरसी में मैं हमेशा फेल हुआ हूँ। मगर देखता हूँ कुछ लोग मातम मुखी होते हैं। लगता है भगवान ने इन्हें मातम पुरसी की ड्यूटी करने के लिए ही संसार में भेजा है। किसी की मौत की खबर सुनते ही वे खुश हो जाते हैं। दुख का मेकअप करके फौरन उस परिवार में पहुंच जाते हैं। कहते हैं जिसकी आ गई वह तो जाएगा ही। उनकी इतनी ही उम्र थी, बड़े पुण्यात्मा थे, किसी का दिल नहीं दुखाया। हालांकि उन्होंने कई लोगों की जमीन बेदखल कराई थी। उन्हें किसी के कुत्ते ने काट लिया हो और वह कुत्ता अगर मर जाए तो भी वे उसी शान से मातम पुरसी करेंगे। बड़ा सुशील कुत्ता था, बड़ी सात्विक वृत्ति का, कभी किसी को तंग नहीं किया। उसके रिक्त स्थान की पूर्ति श्वान जगत में नहीं हो सकती। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। एक बार सर्वसम्मति से अध्यापक संघ का अध्यक्ष हो गया था। एक साल में मैंने 3 संस्थाओं में हड़ताल और 2 अध्यापकों से भूख हड़ताल करवाई। नतीजा यह हुआ कि सर्वसम्मति से निकाल दिया गया। अपनी इतनी ही संसदीय सेवा है। सोचता हूँ एक बार चुनाव लड़कर हार लूँ तो अपनी पीढ़ी का नारा भोगा हुआ यथार्थ सार्थक हो जाए। तब शायद मैं मातम पुरसी के योग्य मूड बना सकूं। अपनी असमर्थता के कारण मैं चुनाव के बाद हारे हुओं की गली से नहीं निकलता, पर ये अनंत आशावान लोग कहीं मिल ही जाते हैं। एक साहब पिछले 15 सालों से हर चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार जमानत जब्त करवाने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। वे नगर निगम का चुनाव हारते हैं तो समझते हैं जनता मुझे नगर के छोटे काम की अपेक्षा प्रदेश का काम सौंपना चाहती है, और वे विधानसभा का चुनाव लड़ जाते हैं। यहाँ भी जमानत जब्त होती है तो वे सोचते हैं जनता मुझे देश की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, और वे लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं। हार के बाद वे मुझे मिल जाते हैं,
बाल बिखरे हुए बदहवास मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, झकझोर करते हैं। टेल मी परसाई, इज दिस डेमोक्रेसी? क्या यह जनतंत्र है? मैं कुछ हाँ हूँ करके छूटना चाहता हूँ तो वे मेरे पाँव पर पाँव रख देते हैं और मेरे मुंह से लगभग मुंह लगाकर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम ही बताओ, यह क्या जनतंत्र है? मुझे कहना पड़ता है यह जनतंत्र नहीं है। पिछले 15-20 सालों से जब जब वे चुनाव हारे हैं तब तब मुझे यह निर्णय लेना ही पड़ता है कि यह जनतंत्र झूठा है। जनतंत्र झूठा है या सच्चा, यह इस बात से तय होता है कि हम हारे या जीते। व्यक्तियों की ही नहीं, पार्टियों का भी यही सोचना है कि जनतंत्र उनकी हार जीत पर निर्भर है। जो भी पार्टी हारती है चिल्लाती है, अब जनतंत्र खतरे में पड़ गया। अगर वह जीत जाती है तो जनतंत्र सुरक्षित रहता है। एक और अनंत आशावान है। कोई शाम को उन्हें 2 घंटे के लिए लाउडस्पीकर दिला दे तो वे चौराहे पर नेता हो जाते हैं और जनता की समस्या के लिए लड़ने लगते हैं। लाउडस्पीकर का नेता जाति की वृद्धि में क्या स्थान है, यह शोध का विषय है। नेतागिरी आवाज़ के फैलाव का काम है। ये नेता मुझे कभी शाम को चौराहे पर गर्म भाषण करते मिल जाते हैं। क्रोध से माइक पर चिल्लाते हैं, राइट टाउन में आवारा सुअर घूमते रहते हैं। कॉरपोरेशन के अधिकारी क्या सो रहे हैं? मैं नगर निगम अधिकारी के इस्तीफे की मांग करता हूँ। यह जनतंत्र का मजाक है कि राइट टाउन में आवारा सुअर घूमते रहते हैं और साहब चैन की नींद सोते हैं। इस प्रश्न पर प्रदेश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं भारत सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूँ। राइट टाउन के आवारा सुअरों को लेकर वे भारत सरकार से पिछले 10 सालों से इस्तीफा मांग रहे हैं, पर सुअर भी जहाँ के तहाँ हैं और सरकार भी। मगर ये लाउडस्पीकरी नेता अपनी लोकप्रियता के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि हर चुनाव में खड़े हो जाते हैं। उनकी जमानत जब्त होती है, पर मैंने उनके चेहरे पर सिकन नहीं देखी। मिलते ही कहते हैं, पैसा चल गया, शराब चल गई। उन्होंने अपनी हार का एक कारण ढूंढ निकाला है कि चुनाव में पैसा और शराब चल जाते हैं और वे हरा दिए जाते हैं। वे खुश रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि जनता तो उनके साथ है, मगर वह पैसे और शराब के कारण दूसरे को वोट दे देती है। वे जनता से बिल्कुल नाराज नहीं हैं। वे इस बात को जायज़ मानते हैं कि मतदाता उसी को वोट दे जो पैसा और शराब दे। अभी वे लोकसभा के चुनाव में जमानत जब्त कराने के बाद मिले तो खुश थे। बड़े उत्साह से बोले, वही हुआ, पैसा चल गया, शराब चल गई। हमारे मनीष जी छोटा चुनाव कभी नहीं लड़ते। हर बार सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। उनकी भी एक पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। लोगों ने उसका नाम न सुना होगा। उसका नाम है वज्रवादी पार्टी। वाद है वज्रवाद और संस्थापक हैं डॉक्टर वज्र प्रहार। इस पार्टी की स्थापना मध्य प्रदेश के एक कस्बे टिमरनी में डॉक्टर वज्र प्रहार ने की थी और वे जब देश में अनुयायी ढूंढने निकले तो हमारे शहर में उन्हें मनीषी जी मिल गए। पार्टी में कुल ये 2 सदस्य हैं और क्रांति के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते हैं। मनीषी फक्कड़ फकीर हैं, पर हर लोकसभा चुनाव के वक्त जमानत के लिए 500 रुपया और पर्चा छपाने का खर्च कहीं से जुटा लेते हैं। हर बार उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए डॉक्टर वज्र प्रहार आ जाते हैं। सभाएं होती हैं, भाषण होते हैं। मैं देखता हूँ दोनों धीरे धीरे सड़क पर बड़ी गंभीरता से बातें करते चलते हैं। डॉक्टर वज्र प्रहार कहते हैं, मनीषी, रेवोल्यूशन इज राउंड द कॉर्नर। क्रांति आने में देर नहीं है।
तब मनीषी कहते हैं, पर डॉक्टर साहब, क्रांति का रूप क्या होगा और उसके लिए हमें कैसा ऐलान कर लेना चाहिए, यह भी तय हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। आई शैल गिव यू गाइडलाइंस। मैं तुम्हारा निर्देश करूँगा, पर तुम जनता को क्रांति के लिए तैयार कर डालो। ये दोनों सच्चे क्रांतिकारी कई सालों से गंभीरतापूर्वक क्रांति की योजना बना रहे हैं, पर पार्टी में तीसरा आदमी अभी तक नहीं आया। इस बार मैंने पूछा, मनीषी जी, डॉक्टर वज्रप्रहार नहीं आए? मनीषी ने कहा, मेरा उनसे सैद्धांतिक मतभेद हो गया। भारतीय राजनीति की इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जिस पार्टी में दो आदमी हो उन्हीं में सैद्धांतिक मतभेद हो जाए। मनीषी ने कहा, उनकी चिट्ठी आई है, इस पर्चे में छपी है। उन्होंने अपना पर्चा बढ़ा दिया। इंटरनेशनल न्यूज। डॉक्टर साहब का बड़ा गंभीर पत्र है। आई एम रिप्लाइंग टू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ योर लेटर। मनीषी की जमानत जब्त हो गई है, पर क्रांति की तैयारी दोनों नेता बराबर करते जा रहे हैं। एक दिन मैंने पोस्टर चिपके देखे, जनता के उम्मीदवार सरदार केसर सिंह को वोट दो। कोई नहीं जानता ये कौन है। जिस जनता के उम्मीदवार हैं वह भी नहीं जानती। किसी ने मुझे बताया कि वे खड़े हैं सरदार केसर सिंह। मैंने पूछा, आप किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने सादा जवाब दिया, मकसद? अजी मकसद यह क्या कम है कि आप जैसा आदमी पूछे कि सरदार केसर सिंह कौन है। एक साहब अभी जनता की आवाज़ पर 2 चुनाव लड़ चुके और जमानत खो चुके हैं। जनता भी अजीब है, वो आवाज़ देती है पर वोट नहीं देती। वे तीसरे चुनाव की योजना अभी से बना रहे हैं। लोग जनता की आवाज़ कैसे सुन लेते हैं? किस वेवलेंथ पर आती है यह? मैं भी जनता में रहता हूँ, बहरा भी नहीं हूँ, पर जनता की आवाज़ मुझे कभी सुनाई नहीं पड़ती। ये लोग आशा के किस झरने से पानी पीते हैं कि अनंत आशावान रहते हैं? इनकी अंतरात्मा में कौन सी वह शक्ति है जो इन्हें हर हार के बाद नया उत्साह देती है? मुझे यह शक्ति और अनंत आशा मिल जाए तो कमाल कर दूँ। जनतंत्र के इस शाश्वत आशावान रत्नों को सिर्फ प्रणाम करना ही अपने हिस्से में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।